है ना, और तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे सेशन। तो अकाउंटिंग बाबा जिनको नहीं पता है, हम लोग इंडिया फर्स्ट अकाउंटिंग जॉब पोर्टल है। वी हैव वेरी गुड रेटिंग्स ऑन गूगल एंड फेसबुक। तो हम क्या है, अकाउंटिंग बाबा क्या है, जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो अकाउंटिंग बाबा जो काम करता है कंपनीज के साथ, जिस कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट से लेकर सीनियर अकाउंटेंट CFO तक की रिक्वायरमेंट रहती है, हम लोग उनके लिए एक काम करते हैं। वो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैंडिडेट को प्रोक्योर करते हैं। हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं हमने क्लाइंट के बिहाफ पे, और उनको अकाउंटेंट और CA प्रोवाइड करते हैं। आज तक हमारे साथ पूरे इंडिया से 10,000 से भी ज्यादा अकाउंटेंट जुड़ गए हैं। तो आपके रेफरेंस में कोई भी हो जो जॉब ढूंढ रहा हो, तो वो अकाउंटिंग बाबा को रीच आउट कर सकता है। लेकिन और क्या करते हैं, आप बोल रहे हो कि ठीक है आप रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। तो जैसे कि सिर्फ मैंने बताया कि अकाउंटिंग बाबा सिर्फ अकाउंटेंट को ही कैटर करता है ना। तो हमने सोचा कि क्या ऐसा नहीं हम कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ से अपनी ही इंडस्ट्री के लोग अकाउंटिंग के बारे में, GST के बारे में, TDS के बारे में, या फिर नए नए टॉपिक के बारे में सीख सके, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग का मॉड्यूल डिजाइन किया कि यार कम टाइम के अंदर उनको उतना वैल्यू एडिशन देना, उतना सिखाना है ना। और पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए। एज अकाउंटेंट आप ऐसा नहीं चाहते कि यार कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ योर सैलरी और योर अर्निंग सीखने में चला जाए, है ना। तो हमारे साथ काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग के बाद पहले जूनियर अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे थे, और हमारे साथ ट्रेनिंग लेके सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पर अच्छी सैलरी में काम कर रहे हैं। ठीक है, मीट द टीम। तो हमारी टीम में कौन कौन है, मैं हूँ जो ओवरऑल मार्केटिंग और सब चीज़ें देखता हूँ। उसके साथ साथ में मोहम्मद जी है जो टीम को हैंडल करते हैं, और 4 रिक्रूटर हैं। मेघना मैम है, अमीषा जी है, अर्चना है, और पायल है। तो ये हमारी टीम है जो आपके लिए सेवा में हाजिर है। हम अलग कैसे हैं, आप बोलोगे कि यार वैसे तो काफी सारी एजेंसी है जिसको हम लोग रीच आउट करते हो, अकाउंटिंग में वो अलग कैसे है। तो अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि यार पर्टिकुलर कंपनी में रिक्वायरमेंट है और हमारे आपको जॉब की जरूरत है तो आपको प्रोफाइल डायरेक्ट भेज दिया, नहीं। आपको पता होगा, जिसने भी अकाउंटिंग में इंटरव्यू दिया होगा, तो हमारा ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम लोग पहले आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपकी सब चीजें चेक होगी, और आपकी प्रोफाइल अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच होती होगी तभी हम आपको फिजिकल इंटरव्यू में भेजेंगे। उससे क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और कंपनी में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। अकाउंटिंग बाबा ने नेशनल और लोकल काफी सारे कॉम्पिटिशन्स और एग्जीबिशंस वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, काफी इवेंट्स वगैरह जीते हैं, है ना। काफी सारे वेबसाइट में मेंशन हमको मिला है। काफी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स हम लोग प्लान करते हैं, जॉब फेयर प्लान करते हैं, अकाउंटेंट्स के लिए गाइडेंस का सेमिनार या फिर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं। तो आप में से भी किसी को अगर इवेंट्स की पर्टिकुलर जानकारी चाहिए या फिर जॉब्स के रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए, तो हमारे काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अभी आपको हम के साथ हमारे साथ जुड़ना है, तो आप किस पर्पज से ज्वाइन हो सकते हो। आप हमारे साथ, अगर आपके रेफरेंस में कोई कंपनी है जिनको अकाउंटेंट्स चाहिए, CA चाहिए, तो उसके लिए आप हमको रीच आउट कर सकते हो। अगर आपके रेफरेंस में कोई है यार मैं जो जूनियर के पोजीशन पे काम कर रहा है, उनको अपग्रेड करना है, उनको बोला है मेरा सालों से 15,000 सैलरी है, सालों से 20,000 की सैलरी है, भी वो 15,000 से 20,000 पर कैसे पहुंचे, 20,000 से 25,000 के ऊपर कैसे पहुंचे। तो उसका एक शॉर्ट तरीका है कि वो ट्रेनिंग ले, अपने आप को अपग्रेड करे। उससे उसकी एबिलिटी जो बढ़ेगी, और डेफिनेटली उसको सैलरी हाइक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप उसी सिटी से बिलोंग करते हो, अकाउंटिंग के साथ पार्टनरशिप्स वगैरह करनी है, तो भी आप हमको रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पोल रन करते हैं। पोल के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपको क्या एक पॉपअप आएगा, वो पॉपअप के अंदर आपको बताना है कि पर्टिकुलर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन पे आप
अपना करंट ऑक्यूपेशन बताना है कि आप क्या अभी क्या कर रहे हैं। आप जूनियर अकाउंटेंट हो, आप सीनियर अकाउंटेंट हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अदर प्रोफेशनल हो। अपने 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में अपने कंटिन्यू करेंगे। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। मीटिंग कोड से ज्वाइन करेंगे। तो काफी लोगों को ग्रुप में मैसेज आया है कि टेक्निकल कुछ एरर आ रहा है, तो आप मेरे को 5 मिनट का टाइम तो अपने टेक्निकल एरर वो रिजोल्व करके उसके बाद में आगे काम करते हैं। ओके, सॉरी यार, वो टेक्निकल एरर पता नहीं कुछ आ रहा है। हम 50 से ज़्यादा एडमिट नहीं कर पा रहे। वैसे तो वो हमारा पेड अकाउंट ही है और उसमें कुछ लिमिटेशन वगैरह नहीं है, बट आई डोंट नो एरर क्यों आ रहा है। अगर आपको हमको रीच आउट करना हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आप इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप हमको रीच आउट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर वगैरह सब इसके अंदर है। ठीक है। जो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा उनके लिए मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी हम कर रहे हैं, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। एक और पोल लॉन्च करेंगे हम। उसके अंदर आपको बताना है कि करंट ऑक्यूपेशन तो हो गया कि अभी आप कंपनी में क्या रोल कर रहे हो। आप डायरेक्ट टैक्स में काम कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर काम कर रहे हो, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग। आप मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो। मल्टीपल सिलेक्ट का ऑप्शन भी आपके पास है। आई रिक्वेस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप अपना मल्टीपल सिलेक्ट का ऑप्शन डाल दीजिए। जो भी आप कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स में काम कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स में काम कर रहे हो। अभी भी काफी लोगों ने वोट नहीं किया। आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार आप वोट कर लीजिए प्लीज। तो टेक्निकल एरर तो वो रिजोल्व हो चुका है। तो ग्रुप में आप मैसेज डाल दो ना एक बार यार। और जो टाइम पे जुड़ गए हैं उनके लिए एक बार रियली सॉरी। थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से काफी लोगों को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने प्रॉब्लम रिजोल्व कर दिया है। तो हमारे स्पीकर को एक्चुअली ज्वाइन होने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था टेक्निकल एरर की वजह से, वो हमने रिजोल्व कर दिया है। सॉरी सर, आपको भी थोड़ी दिक्कत हुई। इज इट ऑडिबल केतुल? जी जी सर, आवाज आ रहा है आपका। ओके ओके। सर हम लोगों ने पोल ले लिया है। पहला पोल जो था उसमें ऐसा रिजल्ट आया कि 30% लोग जो यहाँ है सीए है, और 70% लोग है जो सीनियर अकाउंट या जूनियर अकाउंट की पोजीशन पे है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी। और दूसरा पोल जो था हमारा कि करण आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, तो उसके अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, वैल्यूएशन वगैरह में काफी सारा लोग काम कर 80% रहे हैं। देना पड़ेगा। वैल्यूएशन में भी काफी सारे 3 लोग काम कर रहे हैं। तो एक बढ़िया चीज है। ठीक है। सो मेन ये पोल लेने का रीजन यही था कि हमारे स्पीकर जो है आज तो उनको एक बार पता लग जाए कि वो किस किन कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो
मैं प्रेजेंटेशन अपना जो है वो फिर से एक बार रिज्यूम कर देता हूँ। हम लोगों ने पोल ले लिया है, हम लोग अभी स्पीकर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो आवर टुडे स्पीकर इज सी अभिषेक सी हिमांशु गुप्ता। सी हिमांशु गुप्ता इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस 2015। वो पार्टनर है महेश कुमार मित्तल एंड कंपनी के अंदर, जो रिंग रोड पे सिचुएटेड है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन से लेकर पूरा सीए का पढ़ाई जो है सूरत से ही किया है। उनका कोर प्रैक्टिस जो रहा है वो जीएसटी और इंटरनल ऑडिट रहा है, और जीएसटी इंटरनल ऑडिट के काफ़ी सारे सेशन वो पूरे इंडिया के अंदर लेते रहते हैं। तो आज वो हमारे साथ है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। वो ट्राई करेंगे कि आप एज अकाउंटेंट, आप एज अ सीए, इस फील्ड के अंदर जो इमर्जिंग फील्ड है, काफ़ी सारे लोगों, ये मतलब मेन स्ट्रीम फील्ड नहीं है इंटरनल ऑडिट, तो वहाँ पे आप कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हो, वहाँ पे कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, एज अकाउंटेंट आपका क्या रोल है, एज सीए आपका क्या रोल है, तो उसके बारे में वो अपने को गाइड करेंगे। थैंक यू हिमांशु सर फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन। ओवर टू यू सर, you can start sharing your screen. Thank you, Ketul. Thank you so much for the introduction and inviting me here. Friends, Ketul himself is such a dynamic person. Being a CA, we see very few people going into such non-conventional areas. Malab, very nice initiative taken by Ketul and doing good work. Thank you. Before starting, Ketul told me that अपने यहाँ पे जो भी मेनली ऑडियंस रहेंगे सीए एंड अकाउंटेंट्स का मिक्स रहेगा. सो ही टोल्ड मी वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी कि भाई एक तरफ भाई सीएस हैं who are already in some sort of way they are connected in internal audit field, and there are accountants who are just the opposite. मतलब accountants are, we can say, the compliance officers and CAs are the auditors. So anyway, let's see how we do it, and I'll try my best to justify the time given to me and the time spent by you. So to begin with, Ketul, can we share a PPT? Yes, sir, you can. Shall I send you the same? No, you can share by yourself only. कैसे होगा? यहाँ पे आपके नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा सर. शेयर स्क्रीन. शेयर स्क्रीन में व्हाइट बोर्ड. शेयर स्क्रीन के अंदर आप जाओगे तो पीपीटी आपको ओपन करना पड़ेगा. फिर वहाँ पीपीटी इज ओपन. माय पीपीटी इज ओपन. तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा. I don't know, it is asking for some settings. आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो. अब मैं आपको I will WhatsApp to you. वो ज़्यादा बेटर है. तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप अपने आप को कंफर्टेबल बना दीजिए. अपने एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर ही सेशन रखने वाले हैं, ठीक है. और जो भी क्वेश्चन हो, नो मैटर व्हाट, कि आपको लगे कि यार ये सवाल कैसा बात हो, है ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हो. अपने कुछ स्कूल कॉलेज में नहीं बैठे, आप इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. सब अपने भाई बंधु हैं. Ketul, I have shared with you. जी सर, आई जस्ट चेक. जिनका माइक म्यूट है प्लीज एक बार वो चेक कर लो कि वहां से डिस्टर्बेंस आ रहा है. सब लोग सूरत से ही हैं? जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, व्यारा से भी है, और बड़ौदा से भी है, कर्नाटका से भी है. विजिबल है सर स्क्रीन? Yeah, it is visible. जी सर, आप स्टार्ट करें.
So today we are going to discuss how to get started with internal audit. Before that, let us understand. Let us start with a quote. I think there is a quote in the next page. Kedul, will I be able to operate this? नहीं सर, वो मेरे से ही होगा. अच्छा, मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा. मेरे को बोलना पड़ेगा. Okay. So the single biggest problem in the communication is the illusion that it has taken place. बड़ा ही सरल सा है कि भाई एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हम एज एन अकाउंटेंट हमने कोई रिपोर्ट बनाई कि भाई हमसे रिपोर्ट मांगी गई, हमने रिपोर्ट बनाई 10 पेज की बढ़िया रिपोर्ट बना के हमने टेबल पे रख दी. टेबल पे रख के हम ये उम्मीद करके आ गए कि भाई ये 10 पेज में जो प्रॉब्लम वाली दिक्कत है, जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, वो सेठ जी खुद ढूंढ लेंगे इसमें से और अपना डिसीजन ले लेंगे. सो गैप कहाँ रहा भाई? हमने सोचा भाई हमने रिपोर्ट बना के वहां पे रख दी, वो समझ लेंगे, वो देख लेंगे और हमने हमारी तरफ से कम्युनिकेट कर दिया. लेकिन सामने वो क्या सोच रहे हैं, भाई साहब जो प्रॉब्लम है वो तो मेरे को बताई नहीं गई. जब प्रॉब्लम आई तब वो चीज रियलाइज हुई कि भाई अभी तक वो प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आई गई. सो ये गैप जो है, इसी की हम बात कर रहे हैं. अगर हम कुछ सबमिट कर रहे हैं या हम कोई रिपोर्ट अगर दे रहे हैं, तो रिपोर्ट ऐसी जाए कि भाई उसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वो हम लोग फर्स्ट पेज पर हाईलाइट करके उनको देवें, ताकि उनको पूरे 10 पेज छानने ना पड़े. सो इंटरनल ऑडिट भी मोर और लेस इसी से जुड़ा हुआ है और इसी तरीके का प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग ऑडिट करते हैं और जो मेजर प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं और उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हमें लगता है कि भाई ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो सॉल्यूशंस हम लोग मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? सबसे पहले तो अपने समझते हैं कि भाई इंटरनल ऑडिट एक्चुअल में होता क्या है. जो मेरे सीए फ्रेंड्स हैं उनको तो इंटरनल ऑडिट के बारे में आइडिया होगा. उनके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ लास्ट में उनसे डील करूंगा. बट अभी एक बार सिंस अपने साथ अकाउंटेंट्स हैं, कोई बता सकता है यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन है क्या? इज इट एन इंटरेक्टिव सेशन? जी सर, 100%. आप जिनको भी आंसर करना है प्लीज एक बार अनम्यूट कर लिया और उसके बाद में बोले. हाँ, तो कोई बता सकता है इंटरनल ऑडिट क्या है एग्जैक्टली? क्या समझते हैं आप? इंटरनल ऑडिट क्यों बोलते हैं उनको? आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो या फिर माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. कमेंट बॉक्स बेस्ट है. कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे तो मजा आएगा. जी. इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगा, मेरे को भी लगेगा कोई सुन रहा है, समझ रहा है. इनको सब एक चीज कहना चाहूंगा. जी. नाम से ही पता चलता है इंटरनल ऑडिट, यानी ये ऑडिट का जो 100% यूटिलिटी है, जो मेरे इंटरनल बिजनेस के लिए है, मेरे ओनर के लिए है जो धंधा कर रहा है. इट इज नॉट फॉर एनीबडी except for the one who is running the business, who would like to know that how good and कैसे efficiently ज्यादा अच्छे से वो Right. बना सकता है अपने धंधे को. राइट. घनश्याम जी ने बहुत ही सही पॉइंट हिट किया है. इंटरनल ऑडिट मतलब वो नहीं होता कि भाई इंटरनल टीम ऑडिट कर रही है तो उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं. इंटरनल ऑडिट मतलब कोई बाहर वाले के लिए नहीं कर रहे हम लोग. ये इंटरनल ऑडिट खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की कंपनी के मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं. ये ऑडिट चाहे इंटरनल कंपनी की ऑडिट टीम भी कर सकती है या कोई एक्सटर्नल टीम को आउटसोर्स भी किया जा सकता है. और ये 365 दिन की जाती है. ऐसा नहीं है जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है कि भाई ईयर एंड हो गया, उसके बाद हम लोग 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बैठ के स्टैट्यूटरी ऑडिट करना. उस टाइप का नहीं है. ये काइंड ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट है जो अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ साथ चलता है. ब्रॉडली इंटरनल ऑडिट इसको बोलते हैं. नेक्स्ट पेज. सर कमेंट बॉक्स के अंदर भी काफी सारे लोगों ने रिवर्ट किया है.
एक जन ने लिखा है टू चेक ऑल द अकाउंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग द थिंग्स टू अवॉइड एरर्स। सौरभ नागुरकर जी ने, ये एक पार्ट है सर इंटरनल ऑडिट का कि भाई हम लोग अपने अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, वो एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है, इंटरनल ऑडिट बहुत बड़ा है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट किया क्यों जाता है, क्या होता है, वो तो हमने देखा, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो क्या ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का? सबसे पहला मैंने लिखा है कि भाई मैनेजमेंट टीम जो डिसीजन मेकर्स है और जो एग्जीक्यूशन टीम है, जैसे कि अकाउंट्स टीम हो गई या प्रोडक्शन टीम हो गई, कोई भी एग्जीक्यूशन टीम है, उन दोनों के बीच का ब्रिज है इंटरनल ऑडिट। आपके एग्जीक्यूशन टीम क्या कर रही है, क्या उनको प्लानिंग दिया गया है, क्या वो फॉलो कर रहे हैं, कितना डिविएशन आ रहा है, वो सब चीजों की ऑडिट करके उनका रिपोर्ट करना, वो इंटरनल ऑडिट है। सेकंड अपने लिखा है कि भाई मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो होना चाहिए। जो अपने एग्जीक्यूशन टीम है वो जनरली बिजी रहती है अपने डे टू डे रूटीन में, उन लोग का ये रोल नहीं रहता है कि भाई वो लोग अपने प्रोसेस को और डिविएशन को मॉनिटरिंग करें। उसके लिए इंटरनल ऑडिट डिवीजन स्पेसिफिकली ये काम करते हैं कि भाई अपने हर डे टू डे रूटीन में वो लोग जैसे जैसे प्रोसेस होता है उसके पैरेलल वो लोग डेटा कलेक्शन करके रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी तरीके का डिविएशन, मेजर डिविएशन यदि है तो वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली मैनेजमेंट को इंस्टेंटली पहुंचना चाहिए। यदि उसमें कोई एग्जीक्यूशन टीम की गलती भी रही हो या नहीं रही हो, जो भी कारण से जो भी डिविएशन है वो बिना किसी इंटरफेरेंस के मैनेजमेंट तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए इंटरनल ऑडिट जो कराया जाता है वो एक इंडिपेंडेंट टीम से कराया जाता है। तीसरा अपन ने लिखा है रिपोर्टिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनल कंट्रोल्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो ओनर है या मैनेजर है वो हर चीज को डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर नहीं कर सकता, लेकिन एक कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स होते हैं कि भाई हमें परचेजिंग इस हद तक की करनी है, इतना हमारा सेल के हिसाब से अपने को 20%, 15% ये मटेरियल परचेज करना है, 5% ये करना है। सो वो एक डिफाइंड कंट्रोल्स होते हैं। इंटरनल ऑडिट में अपने ये देखते हैं कि भाई वो कंट्रोल ब्रीच हो रहे हैं या वो कंट्रोल के अंदर रहकर ही हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई भी तरह का डिविएशन होता है तो इंटरनल ऑडिट में एक ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग लूप होल्स इन द सिस्टम, एडवाइजिंग न्यू कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स। यदि कोई ऐसा एरिया है जहां पर कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है या कोई लूप होल है, तो लूप होल के लिए हम लोग इंटरनल ऑडिट में या कोई तरह का रेवेन्यू लीकेज हो रहा है, कहीं पर लॉस लग रहा है, कहीं प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कहीं वेस्टेज हो रहा है या कोई चीज चेक नहीं हो रही है, तो वो चीज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इंटरनल ऑडिट में कि भैया यहाँ पे लॉस हो रहा है, आपको आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे इस टाइप का एक कंट्रोल लगाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे हम कोई चीज स्टोर करते हैं, गुड स्टोर किया जाता है, अपने यहाँ पे स्टॉक पड़ा रहता है, अपने सेल्स को फोरकास्ट किया, फॉर एग्जांपल कि भाई नेक्स्ट सीजन आ रही है, फॉर द सीजन वी हैव टू मेक हायर साइड परचेजेस, आगे सीजन नहीं है, स्लम्प टाइम है, तो उस टाइम में हमें परचेज कम करनी है, या कोई दूसरी तरह के ऐसे कॉस्ट हैं जो अननेसेसरी है, मार्केटिंग कॉस्ट हम लोग इनकर कर रहे हैं जिसका हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग की टीम है जो हमें सेल नहीं लाके दे रही है, या कोई भी तरह का परचेज है, हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में हम लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंजम्पशन एक्चुअल से हाई है, जो इंडस्ट्री रेट है उससे ज्यादा है, जो हमारा लेबर एक्सपेंस हो रहा है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो हम लोग वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है और वहां पे कंपनी का कॉस्ट सेविंग करके देते हैं। सो बेसिकली इंटरनल ऑडिट का मेजर ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरह से हम कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा सकें और किसी भी तरीके का अगर कोई लैप्स है या कोई कंट्रोल फॉल्ट है तो वो आइडेंटिफाई करके वहां पर कंट्रोल्स एस्टैब्लिश कर सके। किसी को कुछ इस
पॉइंट में कुछ समझना हो या पूछना हो कि ये क्या है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। इंटरनल ऑडिट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। रोहित जी ने लिखा है कुछ छूट तो नहीं गया सर, आई थिंक उसके लिए आप केतुल सर से कांटेक्ट कीजिएगा, वो शायद रिकॉर्डेड आपको पहले का जो प्रोवाइड। रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग हम लोग भेज देंगे आपको, तो वो थोड़ा छूटा तो है लेकिन वो आपका कवर अप हो जाएगा बाद में। ओके ओके ओके। सो टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से 5 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक है फाइनेंशियल या कंट्रोल्स ऑडिट, जिसमें हम बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस हो गया, हमारे लेजर्स हो गए, हम बेसिकली उनसे डील करते हैं। एक होता है कंप्लायंस ऑडिट, जिसमें जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआईसी वगैरह जो लॉ रिलेटेड जो कंप्लायंसेस हैं वो टाइम पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम लोग उससे डील करते हैं। एक होता है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट में बेसिकली हम लोग ऑपरेशंस जो जैसे कि प्रोडक्शन हो गया या परचेज, सेल्स रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हमारे सेगमेंट है, सेंटर्स हैं, कॉस्ट सेंटर्स, उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि कहाँ पर ऑपरेशनल प्रोसेसेस में कहाँ पर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है या कहाँ पर कंपनी के लूप होल्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बेसिकली हमारे आईटी प्रोसेस को और इंफॉर्मेशन का जो हमारे कंपनी के अंदर फ्लो होता है, जैसे कि रिपोर्ट्स जनरेट हो रही है, वो कहाँ जनरेट हो रही है, किस किस को एक्सेसिबल है, हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, कौन कौन उस डेटा को छेड़ सकता है, एक्सेस कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्या हमारे पास उसका बैकअप है, एडिक्वेट बैकअप है या नहीं है, और कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल्स बेसिकली उसमें देखा जाता है, और इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो बेसिकली हम लोग उसमें ध्यान देते हैं। और कुछ होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें किसी ने अगर मैनेजमेंट को डाउट हो रहा हो कि भाई कोई फ्रॉड कर रहा है या पर्टिकुलर कोई स्टॉक रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो एक टारगेटेड फोकस के साथ एक ऑडिट करवाई जाती है, जिसको स्पेशली एक इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट से करते हैं। सो दैट इज इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट। रेस्ट उसके अलावा बहुत सारे टाइप के। चिन्मय जोशी सर, कैन यू प्लीज अगेन टेल अबाउट कंट्रोल्स ऑडिट। सर, कंट्रोल्स ऑडिट बेसिकली ऐसा रहता है कि बहुत सारी जगह कंट्रोल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट निकलता है, जिसमें पाइप्स और बहुत सारी अदर चीजें निकलती है, बट कंपनी ने एक कंट्रोल सेट कर रखा है कि भाई यदि आप उसको स्क्रैप में सेल आउट करते हैं तो पर्टिकुलर विड्थ, डायमीटर, लेंथ का पाइप, उससे बड़ा अगर पाइप होगा तो वो स्क्रैप में बिना मैनेजमेंट के परमिशन के नहीं जाएगा। तो वो कंट्रोल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट इज कंट्रोल्स ऑडिट। कंपनी का अपना इंटरनल कंट्रोल का चेकलिस्ट रहता है कि हमारे ये इंटरनल कंट्रोल्स एस्टेब्लिश्ड है जो हमारे एग्जीक्यूशन टीम को फॉलो करने पड़ेंगे, और जो ऑडिटर है वो रैंडमली, सरप्राइजिंगली वो चेक करता है कि ये लोग इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज कंट्रोल ऑडिट। चिन्मय जी, इज इट क्लियर? ओके। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का एग्जांपल सर, जैसे मैं बताया कि भाई कंपनी में अगर कोई डाउट हो रहा है कि पर्टिकुलर चीज में परचेजिंग को लेकर सपोज करो फ्रॉड हो रहा है, परचेजिंग में वेंडर के साथ कई बार टाई अप्स कर लिया जाता है, जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो वेंडर के साथ स्पेशल टाई अप करता है, कुछ वेंडर्स को प्रेफरेंसेस देता है, और वो इन रिटर्न अनएथिकली, इम्प्रॉपर तरीके से उसका बेनिफिट लेते हैं। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इस चीज को ट्रैक करते हैं कि इस तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। कंपैरेटिव जो भी परचेज की जा रही है, वो परचेजेस का कंपैरेटिव जो दूसरे वेंडर्स हैं उनसे कोटेशन लेकर, क्वालिटी टेस्ट करवाकर वो चीज कंपेयर किया जाता है। या प्रोक्योरमेंट फ्रॉड स्कीम्स, very rightly said by Kirat Singh Chaudhary ji. So basically that is procurement fraud schemes for special investigations. Any other query, sir? Saurabh ji, is it clear?
ओके, सो नाउ लेट अस सी कि भाई अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, व्हाई अकाउंटेंट, you know, what is the main role of accountant in internal audit? See, internal audit में अगर कोई भी क्वेरी निकाली जाएगी, कोई भी पॉइंट आएगा, कोई भी तरह का नॉन कंप्लायंस होगा, सो उसका कंप्लायंस करना वो जिम्मेदारी है अकाउंटेंट की या चीफ अकाउंटेंट की। सो सबसे पहला काम तो है वो है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कंप्लाई करना, लीगल जो भी है वो सब कंप्लाई करना, वो सब काम अकाउंटेंट का है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। कंपनी में कंपनी की रक्षा कंपनी के एम्प्लॉयज ही करते हैं। इंटरनल ऑडिटर तो एक थर्ड लाइन होता है जो सब काम हो जाने के बाद आके चेक करता है कि भैया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेकिन डेटा एंट्री लेवल पे यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है या डेटा एंट्री हो जाने के बाद जो सीनियर मैनेजर होते हैं वो जनरली ऑडिट करते हैं या डे टू डे रूटीन बेसिस पर चेक करते हैं कि जो डेटा एंट्री हुई है, जो डेटा फीड किया जा रहा है, वो डेटा प्रॉपर है या नहीं है। बिकॉज इन कंपनियों में बहुत लार्ज स्केल पर डेटा एंट्री होती है, उसमें अगर कुछ दिनों तक नहीं देखा जाए या कुछ जंक डेटा अंदर चला जाए तो रिपोर्ट्स पर बहुत जबरदस्त नुकसान कर सकता है, बहुत गलत रिपोर्ट्स दे सकता है। सो अकाउंटेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो डेटा फीडिंग को लेकर बहुत ही सावधान रहे। लीगल नॉलेज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आजकल जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पीएफ, एसआईसी वगैरह में जितने भी लीगल चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस से आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप कंपनी को प्रॉपर कंप्लायंस नहीं करवा पाएंगे और उसके कारण आपका पेनल कंसिक्वेंसेस, पेनल्टी काफी लग सकती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हाई रिस्क एरियाज। कंपनी में बहुत सारे एरिया ऐसे रहते हैं जहां पर रिस्क काफी ज्यादा होता है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया या हमने कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कंपनी में बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। सो अकाउंटेंट का ये बहुत ही खास जिम्मेदारी होता है कि वो ध्यान रखे कि भाई ये पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जिसमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वहां पे कंपनी को बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। हमने एक केस रिसेंटली लास्ट मंथ एक हमने ऑडिट में ऐसा निकाला है कि लास्ट 2 साल में बैंक ने उन्हें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज किया जो सिस्टम फॉल्ट के कारण आया है। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बट ये किसी इंटरनल मैनेजमेंट के ध्यान में भी नहीं आया, किसी अकाउंटेंट के ध्यान में भी नहीं आया। सो अकाउंटेंट उस चीज को चाहे तो रोक सकता है यदि वो हर महीने टू महीने एक ब्रॉडली अपना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करे और उसको कंपेयर करे। तीसरा है नो द इंस्पेक्शन प्रोसेस इन एडवांस। वो इंस्पेक्शन प्रोसेस को एडवांस में समझे क्या हो सकता है और उसके हिसाब से उस प्रोसेस के हिसाब से वो तैयारी करके रखे कि ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिटर्स मेजरली क्या क्या रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीजें चेक करते हैं। ऑडिटर शायद हो सकता है 1 महीने 2 महीने या क्वार्टरली के केस में 3 महीने बाद आए, लेकिन अकाउंटेंट उस चीज को डे टू डे लेवल पे, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे उस चीज को एडवांस में चेक करके ठीक करके रख सकता है ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ना बने। सेल्फ असेसमेंट यानी कोई अगर उसके अलावा कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो अकाउंटेंट खुद ही उस चीज को समझे और उस चीज को आइडेंटिफाई करे ताकि कंपनी को कोई अननेसेसरी लॉस नहीं लगे। नेक्स्ट, बेनिफिट्स टू अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट्स को क्या बेनिफिट है? अकाउंटेंट्स के लिए ये बेनिफिट है कि जो भी उनकी तरफ से क्वेरीज हैं या जो भी कहीं गलतियां हो रही है डेटा एंट्री में या किसी भी तरीके से, तो वो जल्दी ही डिटेक्ट हो जाती है, वो ज्यादा लेट नहीं होता। अदरवाइज लेट होने के कारण उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि भाई जो ऑडिटर्स आ रहे हैं वो लीगली जो काम कर रहे हैं या उसके अलावा जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो एक्सेल यूज करते हैं, ऑडिटर्स जनरली एक्सेल पर काम करते हैं, उन लोग का एक्सेल पर बहुत जबरदस्त ग्रिप होता है। क्या डेटा निकालते हैं, किस डेटा को किस तरीके से लिंक करते हैं। तो अकाउंटेंट के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑडिटर के माइंडसेट को, ऑडिटर के थॉट प्रोसेस को समझे और उससे सीखे कि किस तरीके से हम इंटरनली ये खुद कर सकते हैं।
आप अपना स्किल अपग्रेडेशन कर सकते हो। इनिशियली डेटा ऑपरेटर होते हैं, डेटा ऑपरेटर के बाद हम मैनेजमेंट लेवल तक जाते हैं कि भाई जो डेटा ऑपरेटर है वो डेटा एंट्री प्रॉपरली कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या है। तो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखना शुरू करते हैं। उसके भी ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग फोरकास्ट करने लग जाते हैं कि भैया इस एरिया में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो एक उससे भी सीनियर लेवल है, तो अकाउंटेंट्स उस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये अकाउंटेंट्स का स्पेशल बेनिफिट है इंटरनल ऑडिट से। नेक्स्ट पॉइंट, ओके। सो मैंने बहुत ही ब्रॉडली इंटरनल ऑडिट का, अकाउंटेंट का रोल, बेनिफिट्स वो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो मेरे साथ एक सीए और हैं, सीए अभिषेक मित्तल जी, जो वो खुद भी इंटरनल ऑडिट में काफी एक्सपर्टीज रखते हैं। वो भी अपना कुछ थॉट शेयर करना चाहेंगे। सो एक बार मैं उन्हें स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू। Hello everyone. I would also like to know कि मतलब rather than talking to मतलब rather than talking on a topic, I would like to know कि आपको क्या challenges आते हैं with respect to development of practice of this kind, या आप लोग कुछ काम कर रहे हैं उसमें, internal audits में, data analytics में, management audit में, process audit में, reports formation में, reports drafting में, मतलब let's, because already Himanshu has already taken a good session and has explained you everything. अब मुझे लगता है कि rather than making it a one way, we all should interact and we should all ask questions to each other, so we can solve questions and we can clear the doubts if anyone has any. केतुल आप भी पूछ सकते हैं ऑडियंस को, जो हमारे साथ सीए मेंबर्स जुड़े हुए हैं, कि उनको कहाँ पे प्रैक्टिस डेवलपमेंट में या फिर क्लाइंट हैंडलिंग में या वर्किंग एरिया में या रिपोर्टिंग में कहाँ क्या क्या इश्यूज आते हैं, तो हम प्रैक्टिकल इश्यूज को सॉल्व कर सकें। जी सर, उसमें एक कॉमन क्वेश्चन सब सीए का ये रहता है कि यार इंटरनल ऑडिट जो है वो एक ऐसे फील्ड है कि ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब ज़्यादा क्लाइंट भी लिमिटेड है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी लिमिटेड। पर एज अ सीए आप कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो इंटरनल ऑडिट के लिए और क्लाइंट को कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हो, अगर उसके बारे में अगर कुछ आप बात कर सके तो। करेक्ट। तो जो केतु तुमने क्वेश्चन पूछा है कि भाई हाउ डू वी अपग्रेड अवरसेल्व्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू द न्यूअर एरिया ऑफ प्रैक्टिस लाइक इंटरनल ऑडिट और सैप ऑडिट्स और ईआरपी ऑडिट्स। तो इसमें मैं पहले ये एक बताना चाहूंगा कि हम कोई भी एक नया प्रोजेक्ट ढूंढते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले गाइडेंस लेने की जरूरत है, हमारे सीनियर सीएस की या हैंड होल्डिंग की जरूरत है जो उस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्किंग, तो मुझे लगता है कि वो किसी के साथ भी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं फॉर इनिशियल 1 or 2 क्लाइंट्स एंड देन दे कैन हैंडल ऑन देयर ओन विद रिगार्ड टू दैट थिंग्स। क्योंकि इंटरनल ऑडिट में भी क्या है, बहुत सारे एरियाज हैं, सैप ऑडिट में भी बहुत सारे एरियाज हैं। इंटरनल ऑडिट में भी मैं पार्ट्स बोलूं तो रिस्क बेस्ड ऑडिट है, वैल्यू बेस्ड ऑडिट है, इंटरनल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फिर बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें भी डिफरेंट एरियाज हैं, प्रोसेस ऑडिट हैं, सैप के अंदर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट कंट्रोल्स हैं। तो हर एक एरिया का बहुत सारे एरियाज हैं, उसके अंदर भी इंटरनल एरियाज बहुत सारे हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि हम इसे स्टार्ट कैसे करें, तो एक इनिशियल क्लाइंट को आपको पिच करना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है, और उसमें किसी भी सीए के साथ जो उस टाइप का काम कर रहे हैं उसके साथ हैंड होल्डिंग करके एक क्लाइंट को एग्जीक्यूट करें साथ में, ताकि आप सेकंड और थर्ड क्लाइंट पे जा सकते हैं। और अल्टीमेटली इस चीज को करने के लिए यू विल हैव टू डिवोट 20 to 30% ऑफ योर एग्जिस्टिंग टाइम इनटू दिस प्रैक्टिस। हम सोचे कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते करते इसको साथ में डेवलप करें, इट वुड बी टू डिफिकल्ट टू डू दैट। भले इसमें टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा, बट दिस इज डूएबल प्रैक्टिस, वन हैज टू गिव टाइम टू इट। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं अकाउंटेंट्स की तरफ से पूछना चाहूंगा, बिकॉज मेजोरिटी 60% जो हमारे ऑडियंस आज के वो अकाउंटेंट्स है, वो जूनियर या सीनियर लेवल पे।
ठीक है। तो अकाउंटेंट्स का आप इंडस्ट्री में देखते होंगे, कंपनी में देखते होंगे कि उनका रोल लिमिटेड रहता है कि यार उनको जीएसटी के रिपोर्ट्स दे देना है, टीडीएस का कंप्लायंस कर देना है। लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर ज्यादा उनका रोल उतना नहीं रहता है ना। करेक्ट करेक्ट। तो अकाउंटेंट मैं अगर समझ गया केतुल आपका क्वेश्चन। जी, आपका क्वेश्चन आई सपोज ये है कि अकाउंटेंट्स कैसे बेटर रोल प्ले कर सकते हैं जी, इन जी। ऑडिट्स, अपने आप वो को अपने अपग्रेड आप कर। को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को, और उसके हिसाब से सैलरी कैसे उनको ज्यादा मिल सकती है भाई। करेक्ट। तो आप जो भी हमारे साथ, जो भी अकाउंटेंट्स और जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सबको इस पता होगा कि एज अ सीए दे आर बेटर अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बहुत सारे बिजनेसेस के साथ डील करते हैं, ओनर्स के साथ डील करते हैं, और बहुत ज्यादा बेंडविथ रहता है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लॉज, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हो, चाहे कस्टम्स हो। तो अकाउंटेंट के पास एक ही विजन होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू लर्न। मतलब वो ये सोचता रहे कि मैं कितने भी सीए से मिलूं मुझे सीखने को मिलता रहेगा। अगर उसका ये एटीट्यूड और ये माइंडसेट रहेगा तो वो कॉपरेट करेगा सीए को, और सीए को जितना कॉपरेट करेगा वो सीए उसको उतना ही नॉलेज देगा अपनी तरफ से, उसको इतना ही सिखाएगा, और वो नॉलेज गेन जब एक दूसरे को शेयर होगा तो अकाउंटेंट भी उस काम को डेवलप कर सकता है, समझ सकता है, हेल्प करते करते अपने ओनर की गुड बुक्स में आ सकता है। और दूसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अकाउंटेंट्स को इधर बोलना चाहूंगा, जो फाइनल अकाउंटेंट है या सीनियर अकाउंटेंट्स है, कि वो धीरे धीरे अपना काम को डेलीगेट कर देवे। कई बार क्या होता है, मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि बहुत सीनियर अकाउंटेंट्स है, वो अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं। जीएसटी रिटर्न वो सीए को भेजेंगे, टीडीएस रिटर्न वो सीए को भेजेंगे, फाइनलाइजेशन वो करेंगे। आई थिंक ये सारे वर्क भी वो नीचे नीचे डेलीगेट कर सकते हैं अपने एसोसिएट अकाउंटेंट्स को, ताकि उतना टाइम उनका सेव हो, और वो टाइम वो अपने सीएस को दे सके, उनसे डिस्कशन में डेवलप कर सके, और सीएस को भी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके या बेटर पेपर्स प्रोवाइड कर सके, और सीएस से सीख के अपने क्लाइंट्स, अपने ओनर को भी बेटर रिपोर्टिंग दे सके। क्योंकि अकाउंटेंट्स का रोल अब आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ कि अपने ओनर को मंथली बैलेंस शीट बनाने का है, मंथली बैलेंस शीट देने का है। करेक्ट, थैंक यू सर। ऑल द ऑडियंस, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि टू फ्लोर इज ऑल ओपन। अब अगर अकाउंटेंट हो, सीए हो, इंटरनल ऑडिट के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप अभी से पूछ सकते हो। इज आवर पास्ट चेयरमैन ऑफ सूरत इंस्टीट्यूट ऑफ, अपना लोकल जो ब्रांच है उनका पास्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनका इंटरनल ऑडिट के अंदर काफी सारा एक्सपीरियंस रह चुका है ना। तो जो भी आपके सवाल हो कि यार इंटरनल ऑडिट में अपने को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर आपको पूछना है कि यार कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करो कि इंटरनल ऑडिट से अल्टीमेट रिजल्ट कंपनी को क्या मिल रहा है। सर ऐसा कुछ आप शेयर कर सको कि अपने, जैसे अभी हिमांशु सर ने बताया कि उनका कुछ बैंक इंटरेस्ट का कोई इश्यू था, तो काफी सारा बड़ा इंटरेस्ट उन्होंने मतलब बचा लिया है ना, तो एरर, सिस्टम की एरर उन्होंने पकड़ ली। तो ऐसे कुछ और एक दो किस्से अगर आप शेयर कर सके तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि इंटरनल ऑडिट से अल्टीमेट रिजल्ट कंपनी को क्या मिलता है। जैसा अभी अपने स्क्रीन पे दिख रहा है कि ज्योग्राफिकल सेल्स एनालिसिस है, आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर एबीसी एनालिसिस है, सेल्समैन वाइज एनालिसिस है। अगर हम ये रेगुलरली निकालते हैं तो मार्केटिंग का जो एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट्स है, कि मार्केटिंग किस कस्टमर को करें, किस कस्टमर को क्या प्रोजेक्ट करें, आई थिंक अगर हम ये रिपोर्ट्स भी निकालते हैं तो कस्टमर का रेवेन्यू बढ़ जाता है। अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिट और वैल्यू बेस्ड ऑडिट ओनली हैज टू ऑब्जेक्टिव्स, आइदर वो रेवेन्यू इंक्रीज करें या कॉस्ट डिक्रीज करें। रेवेन्यू इंक्रीज करने की तरफ आपको रेवेन्यू के सोर्सेज देखने हैं। वेस्टेज का सेल्स होता है तो वेस्टेज के सेल्स में निकाल सकते हैं कि क्या रेट पे माल बेचा वेस्टेज का, वेस्टेज कम निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है। यील्ड एनालिसिस है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप कस्टमर्स पे फोकस कर सकते हो। तो बिजनेस में बहुत सारे एवेन्यूज है जहां पे आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो, कॉस्ट डिक्रीज कर सकते हो। द ओनली पॉइंट इज कि आपके पास बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और एक एनालिसिस का पावर होना चाहिए, जो इनसाइट डेवलप करके आप इसमें हेल्प कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जैसे बात की, बैंक इंटरेस्ट है, वेस्टेज एनालिसिस है, स्टॉक रिकंसिलिएशन है, क्योंकि स्टॉक में बहुत सारा लॉसेस होता है। परचेज के रेट्स हैं कि परचेज आपने 2 महीने पहले उसी रेट पे किया था कि अब ज्यादा रेट पे किया है। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मतलब if anyone wants to contact personally also we can explain him or her। ऐसा कोई एकदम स्पेसिफिक मैं नहीं बता पाऊंगा एज ऑफ नाउ, बट जैसे हम बैंक ऑडिट्स करते हैं तो बहुत सारे रेवेन्यू लीकेजेस निकालते हैं, प्रोसेसिंग फीस ली कि नहीं ली। अब दूसरा टाइप का भी बैंक ऑडिट्स होने लग गए हैं,
कि भाई टारगेटेड कस्टमर्स के हिसाब से करंट अकाउंट कैसे बढ़े, लोन अकाउंट कैसे बढ़े. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज जहां पे हम वैल्यू बेस्ड वर्किंग दे सकते हैं. सर कमेंट बॉक्स में से आप क्वेश्चन बोल के आप आंसर कर सकते हैं. हाँ, एक जीनल शाह मैम का है कि 3 चेकलिस्ट क्राइटेरिया फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू अस. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेवेन्यू लीकेज होता है आपकी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर और स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स के अंदर. कि जो कार सेल्स होती है, कार सेल्स के अंदर जो सर्विसेज के लिए हमारे पास आती है सर्विस रिपेयरिंग के अंदर, तो प्रॉपर बिलिंग नहीं कर पाते. हमने 7 पार्ट लगाए कि 8 पार्ट लगाए, हमने कार वॉशिंग की कि क्या नहीं की, तो वो जो जॉब वर्क की चेकलिस्ट होती है उसका एक प्रोसेस हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और सर्विस का रेवेन्यू देखना है हमारी हार्डवेयर कार सेल्स के हिसाब से, उसका एक एनालिसिस करना चाहिए. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स का यूटिलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि हमारे पास स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स पड़े रहते हैं इन्वेंट्री के अंदर, बट हमने वो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स की बिलिंग कैसे की है जब हम सर्विस करते हैं, ये सेकंड पार्ट हुआ. थर्ड पार्ट हुआ इंश्योरेंस के अंदर. इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा एरिया है. इंश्योरेंस और प्रोसेसिंग फीस जो खुद एनबीएफसी रन करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर या इंश्योरेंस सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसमें भी बहुत सारे लीकेजेस होते हैं. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो 3 नहीं है 30 चेकलिस्ट है, बट ये 3 चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज आप जो एसेसरीज सेल करते हैं, इंश्योरेंस है या फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग फीस है या लोन चार्जेस है, वो आप सर्विस इनकम को चेक कर सकते हैं. और सेकंड है आपका स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स का यूटिलाइजेशन. रोहित कुमार का सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज टेल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एज आई हैव मोर थियोरेटिकल नॉलेज. तो रोहित जी, मेरा इसके लिए आपके पास जवाब एक ही रहेगा कि पहले आप एक क्लाइंट प्रोसेस स्पेसिफिकली किसी भी सीए के साथ देखें या किसी भी क्लाइंट को इन्वॉल्व करके देखें उस प्रोसेस के अंदर, तभी प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा. अदरवाइज मैं कितनी भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स बता दूं जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे इंटरनल ऑडिट करते हैं, but you will not be able to really grasp that knowledge and do that effectively. उसके अलावा हम प्रैक्टिकली और समझने के लिए आप इंडस्ट्री वाइज बेंचमार्क देख सकते हैं, इंडस्ट्री वाइज प्रोसेस देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे किया जा सकता है, एफएमसीजी कंपनी में कैसे किया जा सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे चेकलिस्ट है. तो वो डिफरेंट चेकलिस्ट आपको अदरवाइज भी मिल सकती है, अब तब जाके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं. विकास शर्मा का है कि लीकेजेस इन एरिया वेयर इंटरनल ऑडिट विल बी नेसेसरी इन डाई स्टफ इंडस्ट्री. कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिक्स रेशियो, के इट्स अ ऑटोमेटिक इंडस्ट्री डाई स्टफ इंडस्ट्री में, इसमें इल्ड रेशियो और वेस्टेज रेशियो, दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. आपका सेल्स ऑर्डर पेंडिंग रिपोर्ट्स, ये डाई स्टफ के अंदर सेकंड है कि आपका जो फिनिश स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है वो किस तरीके से सेल हो रहा है. डाई स्टफ इंडस्ट्रीज के अंदर ये 2 बहुत एरियाज है. लीकेजेस के अंदर क्योंकि एवरीथिंग इज इन आइदर लिक्विड फॉर्मेट और WIP, तो WIP पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा डाई स्टफ इंडस्ट्री के अंदर. सेकेंड है 3 चेकलिस्ट क्राइटेरिया फॉर, एक सेकेंड धीरे धीरे चलेंगे हम इस पे. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इसमें नेट प्रमोटर स्कोर कार्ड, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रमोटर स्कोर कार्ड NPS, कि आपने अपने कस्टमर्स को किस लेवल तक सेटिस्फाई किया है. ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट है. आपका जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप अपने स्टाफ में या अपने पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सेकंड है कि टाइमिंग कितना आपने क्लेम किया था, कितना टाइमिंग इन्वेस्ट किया. और थर्ड इज कि आप न्यू प्रोडक्ट्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कितने नए कैंपेन्स रन कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ROI बेंचमार्क करके दे रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लेट्स सपोज इंटरनल ऑडिट में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम जितनी फीस ले रहे हैं उससे 3 गुना फायदा करा के देते हैं कि नहीं देते हैं. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी अपने हर कैंपेन पे ROI अपने क्लाइंट को डेवलप करके देनी है. अंकित का मैसेज है, आई एग्री सर बट एवरीवन वांट एक्सपीरियंस पर्सन, नो वन इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेशर. करेक्ट है अंकित कि नो वन वुड गिव दैट काइंड ऑफ, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज ऑफ नाउ, तो आपका एक खास क्लाइंट तो होगा जो आपके एक्सपीरियंस ना होने के ऊपर भी आपको मेहनत का हेल्प करेगा. तो आप उसको बोल सकते हो कि बॉस अगर मैं आपको कुछ वैल्यू ऐड करके देता हूँ या कुछ बेनिफिट करके देता हूँ, उसके बाद आप मेरे को फीस दीजिए, इससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा और उसको उसका फायदा मिल जाएगा.
how important SOX based audit has become these days. Chinmay Joshi, SOX is very niche criteria in today's time. Any company who wants to have a corporate governance and जो listed companies हैं उनके लिए SOX audit compulsory है वैसे भी, और उनको करवानी पड़ती है in different format. So SOX audit has become necessary and it has its own process like ISO. So of course SOX important है, but for bigger companies. Can you explain PF provision applicable to casual labor in construction? Of course, it's PF provision is applicable to casual laborers. But अगर आप उसको डेली बेसिस पे पे कर रहे हो, डे टू डे बेसिस पे पे कर रहे हो 200-250 रुपया, तो उनपे एप्लीकेबल नहीं है, बट उसके रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं. एक्सपोर्ट ऑडिट के अंदर की एरियाज होते हैं कि बैंक रियलाइजेशन कितना है, कि अगर आप डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 73.5 में हो रहा है, तब जो लाइव रेट लगा था तो वो रेट सही लगा है कि नहीं लगा है, आपका डॉक्यूमेंटेशन ओके है कि नहीं है, आपने स्कीम के MEIS या जो नई स्कीम आई है RODTEP उसके बेनिफिट्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आपका गुड्स डिलीवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, LC प्रॉपर खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है, ये सारे पॉइंट्स देखने रहते हैं. परेश जी का एक सवाल था कि टेक्सटाइल के अंदर क्या पॉइंट्स के अंदर रखने होते हैं. डिपेंड करता है टेक्सटाइल की कौन सी फर्म है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, थोड़ा स्पेसिफिक होके बताएंगे, पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ. परेश जी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि टेक्सटाइल के अंदर भी किस सेगमेंट की आप बात कर रहे हो. सर एक और सवाल जो कॉमन निकल के आता है कि कोई भी प्रोसेस ऑडिट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आप बोलते हो कि इंटरनल ऑडिट के लिए पर्टिकुलर पर्सन को आना चाहिए? वो ERP भी हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए केतुल. बेसिकली अगर एक्सेल आता है तो उसको सब कुछ आता है. जी. एक्सेल से ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि अपने पास जो सूरत का बेस्ड कंपनीज हैं वो 25,000 रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा भी नहीं है, और एक्सेल 25,000 रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेटा को आराम से एनालिसिस कर लेता है. भाविन का एक क्वेश्चन है कि चेकलिस्ट क्राइटेरिया फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर. अगर ये रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो इसमें एक बॉम्ब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इनिशियल बॉम्ब क्या बनाया था और फाइनलाइज्ड बॉम्ब क्या है, और उस बॉम्ब के अंदर कॉस्टिंग चेंजेस कितने हैं और बॉम्ब में कितनी बार चेंजेस हो रहे हैं. तो अगर बॉम्ब बेस्ड वर्किंग है उस मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर की, तो ही विल बी एबल टू नो कि व्हाट वर हिज पोटेंशियल प्रॉफिट्स एंड व्हाट वाज हिज रियलाइज्ड प्रॉफिट. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस, ताकि उसका कॉस्ट ओवररन्स नहीं हो, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं लगे, और जितना प्रॉफिट उसने सोचा था उतना ही कमाए वो. आई होप भाविन क्लियर है उस पॉइंट. भाविन मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको. परेश जी ने सर बताया कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल के अंदर इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक तो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट खरीद रखे हैं कि नहीं खरीद रहे. डेली एफिशिएंसी रिपोर्ट, कॉस्टिंग रिपोर्ट डेली बेसिस पे, और वेस्टेज और एफिशिएंसी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज इन द टेक्सटाइल फर्म्स. एंड इन्वेंट्री एनालिसिस. और भाविन भाई मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ABC वाइज इन्वेंट्री मेंटेन की है कि नहीं की है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स की. और किसी के कोई क्वेश्चन हो, जितने भी CA ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, अकाउंटेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं, उनको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो. मैं विकास जी प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करता हूं, तो मेरे को आइडिया कम है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, बट इसमें आप स्पेसिफिकली क्या पूछना चाहते हैं वो बता सकते हैं. अपने को अपना चेहरा दिखाना है.
तो घनश्याम जी का एक सवाल है कि एज पर यू प्राइम एरियाज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिट। केयूर एक बार स्क्रीन बंद कर देता हूं मैं, एक सेकेंड। करेक्ट, हाँ बोलिए क्या था केतुल, आप क्या पूछे थे? घनश्याम जी ने पूछा है कि सुपर स्टॉकिस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या इंटरनल ऑडिट के अंदर प्राइम एरिया कौन से रहेंगे। फाइनेंस इज द मेजर की एरिया कि कस्टमर वाइज फाइनेंस लॉस क्या हो रहा है, कस्टमर वाइज प्रॉफिट क्या हो रहा है, और सुपर स्टॉकिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर एनालिसिस, और उसका सप्लाई चेन बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किरट जी, अगर आपको इंटरनल ऑडिट में काम करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वी ऑलवेज लुक फॉर डेडिकेटेड एंड पैशनेट इंटर्न्स विथ आवर फर्म। वी हैव वैकेंसी ऑल्सो, सो अगर आपको जुड़ना हो तो हमारी फर्म में जुड़ सकते हैं। 403 मेट्रो टावर, या आप केतुल से मेरा नंबर ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स इन एम्ब्रॉयडरी लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एम्ब्रॉयडरी लाइन। एम्ब्रॉयडरी जैसा मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी बॉम का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल ऑफ मटेरियल जिसे बोलते हैं। सेकेंडली मैन्युफैक्चरिंग गेन, मतलब अल्टीमेटली डेली एफिशिएंसी इन कॉस्टिंग रिपोर्ट्स निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बिजनेस मॉडल के हिसाब से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेंज करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली मैंने जो बताया पहले कि रेवेन्यू और कॉस्ट, वही दो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो उसके पीएनएल के आइटम से या ट्रेडिंग के आइटम से आप समझ लीजिए कि कहाँ से कॉस्ट सेव कर सकते हैं। या तो लेबर एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, सेल्स एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये और भी हमारे जो सीए फ्रेंड्स है, अकाउंटेंट फ्रेंड्स है, अगर हमको पूछना हो, संतोष जी जो हमारे साथ वो भी सीए हैं, आयुष जी भी सीए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन डाल सकते हो। या आप वीडियो अनलॉक करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी। और किसी को इंटरनल ऑडिट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो। आई थिंक एवरीवन इज डन। जी घनश्याम जी, आप अनम्यूट करके लिखो, उससे पहले पूछ ले जल्दी। अच्छा सर, ये पूछना था कि एस्टैब्लिश फर्म्स के लिए इंटरनल ऑडिट इज गुड, कि अगर स्टार्टअप है तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट हम कैसे कर सकते हैं जिसका स्टार्टअप शुरुआत के ही लिए नहीं तो हुआ है। बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरनल ऑडिट्स। उसे इंटरनल ऑडिट नहीं बोलेंगे, उसका एस्पेक्ट थोड़ा चेंज कर देंगे और उसे वैल्यू बेस्ड ऑडिट करेंगे। क्योंकि स्टार्टअप्स को क्या है, जनरली अच्छा फंडिंग मिल जाता है, बट फंडिंग को कैसे इन्वेस्ट करना है वो राइट तरीका किसी को नहीं पता होता है। एज अ सीए वी आर कंजर्वेटिव एंड वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी रुपया। तो आई थिंक दैट रूपी इफ इन्वेस्टेड वेरी वेल, तो उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सुधरता है, इन्वेस्टर भी खुश रहता है, और इंटरनल ऑडिट होती है तो एटलीस्ट दैट इन्वेस्टर हैज दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि भाई मेरा पैसा गलत इन्वेस्ट नहीं हुआ है। भले कंपनी लॉस कर रही है या उतना सक्सेसफुल रन नहीं कर पा रही है, बट इट हैज नॉट गॉन इनटू एनी डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं हुआ है, एंड दैट फंड हैज बीन इन्वेस्टेड वाइजली। सो आई थिंक स्टार्टअप्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू गेट द इंटरनल ऑडिट डन, because हम as a CA we would be able to provide much value added guidance to them. थैंक यू सर। ओके, ऑलमोस्ट 25 to 30 करोड़। मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से दूंगा विकास। आई डू नॉट थिंक इंटरनल ऑडिट इज रिक्वायर्ड कि 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है कि 25 करोड़ से ऊपर का है। इंटरनल ऑडिट उसके लिए रिक्वायर्ड है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसको अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाना है, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना है और ग्रो करना है। ये भले 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हो, भले 25 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हो, अल्टीमेटली दैट बिजनेस शुड बी स्केलेबल और उसे बिजनेस को अच्छे से रन करना है।
किरट, आई हैव रेड योर मैसेज, डू लेट मी नो कि आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है. वी कैन कनेक्ट ऑन द सेम. हमारे पास अहमदाबाद में भी कुछ वर्क आता है तो हम आपको डेलीगेट कर सकते हैं. डू गिव योर नंबर टू केतुल और टू मी ऑन द डायरेक्ट एंड वी विल हैव अ वर्ड. ओके, सो इसके बाद भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा. सो वी आर ऑफिशियली आई थिंक डन विद द सेशन. थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू हिमांशु सर फॉर योर ग्रेट नॉलेज. एंड आई होप कि जितने भी लोग ज्वाइन हुए उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला हो, कुछ सीख के गए हो. कोई भी क्वेश्चन हो, रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर डालेंगे, ताकि अगर आपका कुछ मिस हो गया हो या फिर आपका कुछ फिर से सुनना हो तो आप उसमें देख सकते हो. थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. कुछ भी क्वेरी हो, अगेन ग्रुप हम सबके लिए ओपन ही है. ग्रुप में आप कुछ भी क्वेरी वो डाल सकते हो. थैंक यू सो मच. किरण जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे रिवर कर दूंगा. और सुहास जी, अगर आप वैकेंसी वगैरह देख रहे हो कुछ पर्टिकुलर फील्ड के अंदर तो भी आप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, या फिर मेरे को मैसेज कर दीजिए. ग्रुप में मैं एडमिन ही हूँ, काफ़ी सारे मैसेज मैंने आज किए हैं तो वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा. ओके, थैंक यू वंस अगेन एवरीवन. वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ. थैंक यू.